dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our very first chapter of class 8th, which is about microorganisms. Okay, let's start the chapter. We drink boiled water or purified water because water contains many disease-causing germs. These germs are not visible by naked eye since they are very small. They can be seen through microscope. That's why they are called microorganisms or microbes. Okay. सो स्टूडेंट व्हाट दे से कि जैसे कि हम सभी क्या करते हैं, बॉइल्ड वाटर या प्योरीफाइड वाटर ड्रिंक करते हैं. व्हाई? बिकॉज वाटर के अंदर काफ़ी सारे डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं जो कि बॉईल करने से, प्योरीफाई करने से दे ऑल गेट डाई, राइट? सो फॉर दैट पर्पस ओनली वी हैव टू बॉईल द वाटर और प्योरीफाइड द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. सो अब ये जो जर्म्स हैं ये हमें दिखते नहीं है स्टूडेंट्स, दे आर नॉट विजिबल टू अस. व्हाई? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं. इनको केवल माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है एंड इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहते हैं. ऑल दीज जर्म्स आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है. नंबर 1 बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस. द साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट. वो साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, है ना, उन्हें माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है. एंड एक ऐसा फील्ड ऑफ साइंस जो कि डील करता है विद द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, दैट फील्ड ऑफ साइंस इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी. ओके, माइक्रो मीन्स टिनी. माइक्रो का मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटा होना. माइक्रोबायोलॉजी इज सब डिवाइडेड इनटू मेनी फील्ड. उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी को भी काफी सारे फील्ड में सब डिवाइड किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं सारे ही फील्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं. जैसे कि बैक्टीरियोबायोलॉजी. ओके, बैक्टीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की स्टडी करोगे तो उसे बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है. ओके, स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी. स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज नोन एज प्रोटोजोलॉजी. स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइटोलॉजी एंड स्टडी ऑफ फंगाई इज नोन एज माइकोलॉजी. ओके, वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक. अब वायरसेस की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि काफी छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखे जा सकते हैं. They, however, reproduce only inside the cell of the host organism, which may be a plant or animal. Some of the viruses are shown below. लेकिन वायरसेस क्या होते हैं, हमेशा एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाकर ही उनके सेल्स के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो. ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ वायरसेस शोन है. देन कॉमन डिजीजेस, जो कॉमन एलिमेंट्स है, सॉरी, लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट ऑफ द कफ्स, ये किससे होती हैं? वायरसेस के थ्रू होती है. Serious disease like polio and chickenpox, they are also caused by viruses only. They have shown you the pictures of viruses. These are the viruses, different types of viruses. Now some diseases. अब कुछ ऐसी disease हैं like typhoid and tuberculosis, which is known as TB. ये क्या है? ये bacterial diseases है. Okay, dysentery and malaria, ये भी क्या है? ये भी ऐसे diseases है which are caused by protozoa. फिर उसके बाद कुछ common bacteria and protozoa हैं which have been given below. Like this is spiral bacteria. Okay, this is rod-shaped bacteria. Then these are protozoa. Amoeba and paramecium are example of protozoa. And this is what Chlamydomonas and this is Spirogyra. These are algae, right? Chalo. Now, let's proceed further. Some microorganisms are single cell like bacteria. Some are multicellular such as algae and fungi. They can survive under all types of environment ranging from very cold climate to hot spring and desert to marshy land. So, students, कुछ microorganism है जो single celled होते हैं. बैक्टीरिया जैसे कि एग्जाम्पल गिवन है. कुछ मल्टी सेल्युलर हैं लाइक एल्गी एंड फंगाई. एंड ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर ऑल कंडीशन, सभी कंडीशन, सभी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है, चाहे वो आपके बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट हो या हॉट स्प्रिंग हो या डेजर्ट एरिया हो, मार्शी लैंड हो. एवरी टाइप ऑफ क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ और फीडिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग की बॉडीज के अंदर भी क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दूसरी ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करते हैं, while other exist freely. कुछ ऐसे जो फ्री एग्जिस्ट करते हैं. Microorganism like amoeba, बात करें अमीबा की, which is also a kind of microorganism only. It can live alone while fungi and bacteria may live in colonies. तो अमीबा जो है alone यानी कि अकेला सर्वाइव कर सकता है, whereas fungi and bacteria जो है वो क्या कॉलोनीज में सर्वाइव करता है, यानी कि ग्रुप में सर्वाइव करते हैं. Next we have what microorganisms are causes of many diseases, but on the other hand some microorganisms are useful to us in many ways. सो स्टूडेंट्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो है काफ़ी सारे डिजीजेस के कॉजेज है, यानी कि बहुत सारी ऐसे डिजीजेस हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती हैं. लेकिन उसी जगह और फिर ऑब्जर्व देम ऑन द अदर हैंड, सो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं. जैसे कि
कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फूड आइटम्स की प्रिपरेशन में हेल्पफुल है, लाइक ब्रेड, कर्ड, चीज एक्सेट्रा। द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब बात करेंगे कर्ड की। सो कर्ड के फॉर्मेशन में बैक्टीरिया का क्या रोल होता है? कर्ड इज अ वाइटल पार्ट ऑफ अ डेली डाइट, राइट? कर्ड जो है हमारी डेली डाइट का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड कब बनता है? इट इज फॉर्म व्हेन अ प्रोटीन कॉल्ड केजीन प्रेजेंट इन मिल्क क्लम्स टुगेदर। ठीक है, कब होता है? जब एक प्रोटीन होता है मिल्क के अंदर जिसका नाम है केजीन, वो क्या होता है? एक साथी क्लम्प यानी एक साथी मिलने लगता है। ओके, या फिर कोएगुलेट्स टू फॉर्म अ सॉलिडिफाइड मास। कोएगुलेट्स यानी कि आपस में जॉइन हो जाता है, एक डेंस स्ट्रक्चर या डेंस टेक्सचर वो बनाने लगता है अपना, सो दैट एक सॉलिडिफाइड मास में वो बन सके। देन केजीन कोएगुलेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द मिल्क इज एसिडिक। लेकिन ये केजीन का कोएगुलेशन तभी होगा जब मिल्क एसिडिक नेचर का हो जाएगा। ओके, एंड इसीलिए हम क्या करते हैं? व्हेन वी ऐड स्पून फुल कर्ड टू मिल्क, जब हम एक स्पून फुल कर्ड मिल्क में ऐड करते हैं, वो उसके अंदर लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया की ग्रोथ को एक्टिवेट कर देता है। एंड एक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियम जो है इन द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड कर्ड, वो वहां पे बनने लगता है। लैक्टोबैसिलस क्या है? एक एसिड प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया है जो कि मिल्क एंड कर्ड के मिक्सचर के अंदर फीड करता है। व्हेन केजीन क्लम्स टुगेदर, जब ये केजीन एक साथ ही क्लम्प करता है, ये फैट ग्लोब्यूल्स को ट्रैप करता है एंड कुछ मिल्की लिक्विड जो है उस क्लम्स के अंदर वो भी कोएगुलेट करना स्टार्ट करते हैं। एंड दिस गिव राइज टू मॉइस्ट एंड न्यूट्रिशियस कर्ड। एंड यहीं से क्या होता है? मॉइस्ट एंड न्यूट्रिशन कर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। Now let us now see that how milk turns acidic. अब हम देखते हैं कैसे मिल्क जो है एसिडिक टर्न होता है। मिल्क कंटेन्स अ शुगर कॉल्ड लैक्टोज। एक्चुअल में मिल्क के अंदर एक शुगर होता है जिसको हम लैक्टोज कहते हैं। एंड कुछ स्पेशल टाइप्स के बैक्टीरिया हैं लाइक लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकी। They help in converting the lactose sugar present in milk to lactic acid by the process of fermentation. एक्चुअल में ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकी, ये क्या करते हैं? जो लैक्टोज शुगर मिल्क के अंदर प्रेजेंट है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। Now, what is fermentation? Fermentation is a process in which sugar molecules decompose by microorganism to produce an acid or an alcohol. Fermentation एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी फूड आइटम के अंदर, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज किया जाता है। ओके, एंड उसके थ्रू एक एसिड या फिर एक अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। लाइक दिस दे हैव शुगर है, शुगर को माइक्रोब डिकम्पोज करेगा, उसके बाद या तो एसिड बनेगा या फिर अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। Okay, this is how the acid formation takes place inside the milk when we are going to add some amount of curd in it. Next is commercial use of microorganism. अब microorganism के commercial uses क्या हैं? Curdling of milk is an important process in the preparation of a variety of dairy products such as cheese and paneer. ठीक है, ये जो हम मिल्क का कर्ड बनाते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है? वेराइटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स भी आगे बना सकते हो जैसे कि चीज, पनीर, राइट? टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अब इस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए कर्ड एंड चीज मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं? एक स्टार्टर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया यानी कि लैक्टोबैसिली और स्ट्रेप्टोकोकी को ऐड कर देता है। एक सब्सटेंस जिसका नाम है रेनेट। रेनेट कहाँ से मिलता है? ऑब्टेन फ्रॉम द स्टमक लाइनिंग ऑफ यंग कैटल। यंग कैटल के जो स्टमक लाइनिंग होती है वहां से रेनेट मिलता है। ठीक है, इस सब्सटेंस को ऐड किया जाता है तब जाके उसके अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन इंड्यूस होता है। मिल्क इज मेड फ्री फ्रॉम जर्म्स। क्या मिल्क को फ्री फ्रॉम जर्म्स बनाया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू विच इज नोन एज पेस्चराइजेशन। ओके, नाउ माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। माइक्रोऑर्गेनिज्म को एक बड़े स्केल पे अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। वाइन, एसिटिक एसिड विच इज नोन एज विनेगर, ये सभी प्रोडक्शन होता है बिकॉज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स ओनली। ईस्ट, ईस्ट भी क्या है? एक माइक्रोऑर्गेनिज्म है जिसको कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर। अब इस पर्पस के लिए ईस्ट को नेचुरल शुगर पे आप ग्रो करते हो जो कि आपके ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट है लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इज नोन एज फर्मेंटेशन। यू हैव ऑलरेडी रीड इट। एंड यही प्रोसेस जहाँ पे शुगर को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, इनटू अल्कोहल एंड वाइन एंड ऑल, दिस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। सम इंडियन फूड स्टफ, कुछ इंडियन फूड स्टफ है लाइक इडली, डोसा, जिसको आप पॉपुलर डिशेस कहते हो। आप इडली डोसा आपके साउथ के पॉपुलर डिशेस है, राइट? ढोकला जो कि पॉपुलर है गुजरात एंड राजस्थान में। सो ये इंडियन फूड स्टफ भी आपके किसके? फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ही बनाए जाते हैं। द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स इडली एंड ढोकला सॉफ्ट। इसमें क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होकर फर्मेंटेशन के थ्रू वो इस इडली एंड सांबर को क्या, सॉरी, डोसा को क्या बना देती है? ढोकला को सॉफ्ट बनाती है। नाउ इन इतने होल्स, जो छोटे छोटे से होल्स आपको इडली, डोसा या ढोकला में देखते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है? वही एयर स्पेसेस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बाहर एस्केप होने पे बनते हैं।
bread, cake, pizza, they all are made by yeast only. Okay? Yeast is used in baking industry also. Yeast को baking industry में भी use किया जाता है, इसलिए आप इसे bakers yeast भी. Next topic we have medical use of microorganism. अब students क्या microorganism के कुछ medical use भी है. See, special kinds of bacteria are used to produce antibiotics such as terramycin and streptomycin. So कुछ स्पेशल टाइप्स के बैक्टीरियाज भी है जिनको हम एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेरामाइसिन, सेप्टोमाइसिन, ये सभी एंटीबायोटिक्स है जो कि स्पेशल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बनाई जाती हैं. कुछ बैक्टीरिया है लाइक लैक्टोबैसिलस एंड एसिडोफिलस. दे लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन. ये ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं जहाँ पे ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. या ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो कि हमारे लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं. फाइट अगेंस्ट कैंसर सेल्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं एंड बॉडी को रिक्वायर्ड विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं. एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स. ठीक है, एंटीबायोटिक्स को जो लाइवस्टॉक या पोल्ट्री को क्या दिया जाता है, फीड खाना दिया जाता है, उसके साथ भी एंटीबायोटिक्स मिलाई जाती हैं सो दैट एनिमल्स के अंदर भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो. ठीक है, उसको चेक करने के लिए. साथ ही काफी सारी प्लांट डिजीजेज हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए हम इन एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं. द फंगस पेनिसिलियम नोटाटम, ये फंगस है पेनिसिलियम नोटाटम जिसको आप यूज करते हो पेनिसिलिन की मैन्युफैक्चर में. नाउ व्हाट इज पेनिसिलिन? पेनिसिलिन आपकी फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसको डिस्कवर किया गया था. इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहली एंटीबायोटिक दैट इज नोन एज पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था. ब्राउन एल्गी आर अ रिच सोर्स ऑफ आयोडीन एंड पोटेशियम. ठीक है, ब्राउन एल्गी एक अच्छा सोर्स माने जाते हैं आयोडीन एंड पोटेशियम का. सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स आर नेचुरल सोर्स ऑफ सिलिका. ठीक है, सिलिका जो कि आपके सिलिका जो कि नेचुरल सोर्सेज है, इसकी जो सेल वॉल्स है, सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स, ये आपके नेचुरल सोर्सेज होते हैं सिलिका के, जो कि एक इंग्रेडिएंट है हमारे टूथपेस्ट्स में भी, है ना. टूथपेस्ट जो बनाए जाते हैं उसमें डाई एटम्स के सेल वॉल्स का यूज किया जाता है विच इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ सिलिका. वन मस्ट रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर. एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि एंटीबायोटिक्स हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस पे ही ली जाएंगे. वन मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर. एंड उसके बाद जो डॉक्टर आपको कोर्स प्रिस्क्राइब करता है आपको उसको कंप्लीट करना चाहिए. इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड देन इट विल टेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट. ओके, अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते हो जब आपको रिक्वायर्ड नहीं है तब भी आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, तो उसके बाद जब आपको बाद में एंटीबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट है एंड आप उसके साथ साथ कोई दवाई और ले रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, तो वो उस टाइप पे आपको लेस इफेक्टिव हो जाता है. ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी. अगर आप एंटीबायोटिक्स अननेसेसरी लेते हैं तो उससे क्या जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर दे ऑल गेट किल्ड इन दैट बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. वैक्सीन्स आर वेरी यूजफुल अगेंस्ट डिजीज कैरिंग जर्म दैट एंटर इन आवर बॉडीज. के बाद वैक्सीन्स भी काफी यूजफुल होती हैं किसी भी डिजीज कैरिंग जर्म को किल करने के लिए जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स. ओके, इफ इट एंटर्स अगेन, अगर आपने किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन ली है तो उसके बाद आपकी बॉडी क्या करती है, उसको रिमेंबर रहती है कि कैसे उस माइक्रोब्स के अगेंस्ट फाइट करना है जो आपकी बॉडी में पहले एंटर हुआ था. ओके, सो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन अ हेल्दी बॉडी, अगर इसके बाद एक डेड या वीकेंड माइक्रोब्स आपके हेल्दी बॉडी में एंटर करते हैं तो बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करती है एंड उनको किल करती है बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी. एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर रहती है एंड हम उन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से प्रोटेक्टेड रहते हैं. दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क. इस तरीके से एक वैक्सीन काम करती है. सेवरल डिजीजेज है लाइक कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, टेटनस, इन सभी को आप वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं. एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने क्या करा था, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया था इन 1790. नेक्स्ट कम टू इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. कैसे सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जाता है? Some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. So students, कुछ बैक्टीरिया हैं एंड ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो कि क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं. एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको फिक्स करते हैं एंड उसके बाद उसे एक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सो दैट सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जा सके, उसको नाइट्रोजन अमाउंट जो उसके अंदर है, सॉइल का जो नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन है उसको इंक्रीज किया जा सके. एंड ये जो माइक्रोब्स हैं इनको कॉमनली हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? दे डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. इसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितना भी डेड ऑर्गेनिक वेस्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, उनको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है. उसके बाद ये सब्सटेंसेस अगेन जो बाकी प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो यूज करते हैं.
These microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean the environment. And ये microorganism use किए जाते हैं कि जितने भी harmful या smelly substance है उनको degrade किया जाए और उसके बाद हमारा environment क्या हो जाता है, clean हो जाता है. Now harmful microorganism, तो अभी तक हमने डिस्कस किया यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में, माइक्रोऑर्गेनिजम्स की यूटिलिटी के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म. सो माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज. सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स स्पॉइल द फूड आइटम. ठीक है, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म काफी डिफरेंट वेज में हार्मफुल भी होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि हमारे फूड आइटम्स को स्पॉइल करते हैं. यू मस्ट हैव सीन द ग्रीनिश व्हाइट स्पॉन्जी लेयर. आपने देखा हुआ ग्रीनिश व्हाइट स्पॉन्जी लेयर जो है ब्रेड या चपाती पर बनने लगती है जब आप इसको 4 to 5 डेज तक अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं इन मॉइस्चर. तो स्पॉन्जी लेयर, जो स्पॉन्जी लेयर बनी है वो क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ फंगस. ये एक फंगस का फॉर्म होता है जिसको हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं. नॉट ओनली फंगाई, अ लॉट ऑफ अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म टेंड टू ग्रो ऑन फूड आइटम रिजल्टिंग इन फूड स्पॉइलेज. सिर्फ फंगाई नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो कि किसके ऊपर, फूड आइटम्स के ऊपर ग्रो करते हैं एंड फूड स्पॉइलेज कॉज होता है उससे. ओके, microbial growth, especially fungal and bacterial growth, can be a big problem as it not only destroys the food but also causes many food-borne diseases. ओके, सो ये माइक्रोबियल की जो ग्रोथ होती है, माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है, स्पेशली फंगस एंड बैक्टीरिया की ग्रोथ, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. क्यों? बिकॉज ये केवल फूड को डिस्ट्रॉय नहीं करती बल्कि उसके साथ साथ काफी फूड बॉर्न डिजीजेस भी कॉज करती हैं. Okay, you can see this is the bread. A moderately warm condition with air and moisture is the main cause of growth of microbes. एक moderately warm condition, यानी कि ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है, एक moderate warm condition है, एयर भी है, moisture भी present है. ये सबसे आइडियल कंडीशन होती है जहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है. माइक्रोब जैसे कि ब्रेड मोल्ड हमने डिस्कस किया था, इसको आप राइजोपस भी कह सकते हैं. ये आपके रिप्रोड्यूस करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स. कैसे? ये स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं जिसके थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इनका नंबर जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है. वी कीप फूड आइटम्स इन रेफ्रिजरेटर्स, इसलिए हम फूड आइटम्स रेफ्रिजरेटर्स में रखते हैं सो दैट वहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ जो है वो अवॉइडेड रहे. एंड सिंस माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो इन लोअर टेम्परेचर. ऐसा क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो टेम्परेचर है वो लोअर रहता है, कम होता है. माइक्रोब्स जो है लोअर टेम्परेचर में ग्रो नहीं करते हैं. ओके, समटाइम भी सफर बाय फूड पॉइजनिंग. अब कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है, हमें फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है. एंड ये क्यों होती है? इट इज ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ स्पॉइल्ड फूड बाय द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन इट. अगर आप स्पॉइल्ड फूड को कंज्यूम करते हो, ऐसा फूड जिसमें माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो चुकी है, ऐसा खाना खाने से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होती है. ओके, ये माइक्रोब्स जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं उस फूड आइटम के अंदर एंड दीज मेक द, एंड इससे जो फूड आपका पॉइजनस हो जाता है जिससे काफी सीरियस इलनेस हो सकती है, इवन डेथ ऑल्सो कैन बी देयर. ओके, सो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इज एसेंशियल टू सेव फूड आइटम फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब. इसीलिए फूड को प्रिजर्व करना काफी जरूरी है सो दैट फूड को हार्मफुल माइक्रोब से प्रोटेक्ट किया जा सके. Now what is food preservation? We know that microorganisms spoil our food. जैसे कि हमें पता है माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे फूड को स्पॉइल कर सकते हैं एंड स्पॉइल्ड फूड जो है बैड स्मेल प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर एक बैड टेस्ट बनने लगता है एंड उसका कलर भी चेंज होने लगता है, इट बिकम्स डिसकलर्ड, राइट. सो वी कैन प्रिजर्व रॉ फूड मटेरियल. अब हम क्या कर सकते हैं, हम जितना भी रॉ फूड मटेरियल है, अनकुक्ड फूड मटेरियल है, उसको कुछ मेथड्स अप्लाई करके प्रिजर्व कर सकते हैं. एज वी नो दैट मॉइस्चर इज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ. जैसे कि हमें पता है मॉइस्चर एक काफी मेन रीजन है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए. सो हमें क्या करना है, रिमूवल ऑफ वाटर, वहां से वाटर को रिमूव करना है. ये एक काफी एफिशिएंट मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का, बिकॉज अगर वाटर नहीं होगा यानी कि मॉइस्चर नहीं होगा तो आपके माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे. पल्सेस, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट या जितने भी फूड आइटम्स है बाकी उनको आप डिहाइड्रेट कर सकते हैं बाय ड्राइंग दीज इन सनलाइट. ठीक है, आप उन्हें क्या सनलाइट में ड्राई करके सुखा कर डिहाइड्रेट कर सकते हैं. उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है, वाटर कंटेंट है, वो सारा रिमूव हो जाएगा एंड देन दोज फूड आइटम्स कैन बी प्रिजर्व फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओके, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज डिहाइड्रेशन. एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आप किसी एक सब्सटेंस में से वाटर को रिमूव कर देते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है डिहाइड्रेशन प्रोसेस. बॉइलिंग फूड आइटम कैन किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. अगर आप फूड आइटम को बॉईल करते हैं तो उससे भी माइक्रोब्स की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है. मिल्क एंड वाटर आपके कॉमन एग्जाम्पल हैं उन फूड आइटम्स के जिनको बॉईल किया जाता है टू किल माइक्रोब्स. वन अनदर मेथड इज पेस्चराइजेशन. एक और मेथड है पेस्चराइजेशन विच इज यूज टू प्रिजर्व द मिल्क विदाउट बॉइलिंग इट. इसको यूज किया जाता है मिल्क को विदाउट बॉईल करके प्रिजर्व करने के लिए. इसमें क्या होता है, द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस. मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है फॉर 20 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर. और उसके बाद तुरंत उसको चिल करके स्टोर कर दिया जाता है. दिस प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. इससे वहां पे माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती है. इस प्रोसेस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे लुइस पेस्ट्यूर
1857 में इसको क्या डिस्कवर किया गया था एंड इसीलिए इस प्रोसेस को पेस्चराइजेशन कहा। कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश। मीट एंड फिश जैसे फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए कॉमन सॉल्ट भी यूज किया जा सकता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट। ठीक है, मीट एंड फिश को ड्राई सॉल्ट से कवर किया जाता है सो दैट वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। सॉल्ट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व रॉ मैंगोज। रॉ मैंगो यानी कि जो कच्चे मैंगोज होते हैं, आंवला, टेमरिन यानी कि इमली, इन सभी फूड आइटम्स को भी प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट का यूज किया जाता है। Then jam, jelly, squashes, they are preserved by sugar because sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food. अब उसके बाद जैम, जेली, स्क्वैशेस ये सभी प्रिजर्व किए जाते हैं शुगर ऐड करके, बिकॉज शुगर क्या करता है, शुगर इसके अंदर जो भी फूड आइटम के अंदर आप शुगर ऐड करोगे वो उसके अंदर जाके मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देता है। मॉइस्चर नहीं होगा तो उसमें क्या बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी एंड आपका फूड सॉइल नहीं होगा। These food items are packed. इन फूड आइटम्स को एयर टाइट कंटेनर में पैक किया जाता है सो दैट माइक्रोब्स इसके अंदर एंटर ना कर सके। Now disease caused by microorganism in human beings. अब ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से डिजीजेज है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। सो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स में डिजीजेस कॉज करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं एंड ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहा जाता है। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, किसके थ्रू, उस एयर के थ्रू जिसे आप ब्रीथ कर रहे हो, वाटर के थ्रू विच वी ड्रिंक और कैरिड थ्रू एन एनिमल। एंड इन डिजीजेस को कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है बिकॉज ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजिली स्प्रेड हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, दीज ऑल आर कम्युनिकेबल डिजीजेस। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, एक ऐसा पर्सन जो कि कोल्ड हो रहा है, जिस पर्सन को कॉमन कोल्ड है, व्हेन ही स्नीजेस, जब वो स्नीज करता है तो कुछ उसके मॉइस्चर के फाइन ड्रॉपलेट्स हैं एंड उस मॉइस्चर के अंदर थाउजेंड ऑफ वायरस होते हैं, वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं एंड द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन व्हाइल ब्रीदिंग। एंड वो वायरस एक हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं अगर वो पर्सन उसी सेम एयर को ब्रीथ कर लेता है तो। There are some insects and animals which act as carrier of disease causing microbes. कुछ ऐसे insects and animals भी हैं जो कि disease causing microbes को carry करते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई sits on the garbage and animal excreta, pathogens stick to their body. हाउस फ्लाई जो है गार्बेज के ऊपर या एनिमल एक्सक्रीटा के ऊपर बैठती हैं एंड पैथोजेंस उनकी बॉडी के साथ स्टिक करेंगे, चिपक जाते हैं एंड व्हेन दीस फ्लाई सिट ऑन एन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजन। एंड जब यही फ्लाई किसी ऐसे फूड आइटम पे जो कि अनकवर्ड है वहां पे जाके बैठती हैं, वो क्या करती हैं, उन पैथोजेंस को उसी फूड के अंदर ट्रांसफर कर देती हैं। फिर जब उस फूड आइटम को हम खाते हैं तो वो पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं एंड वी सफर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज। दिस कंटेमिनेटेड फूड, ये कंटेमिनेटेड फूड जो है यही सबसे मेन कॉज होगा इसका डिजीज का। फीमेल मॉस्किटो, एक फीमेल मॉस्किटो है एनोफिलिस, जो कि क्या कैरी करती है, प्लाज्मोडियम को। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया का पैरासाइट है। फीमेल एडीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो है विच एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, जो कि क्या एक ऐसा मॉस्किटो है जो कि डेंगू वायरस को कैरी करता है। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, ज्यादातर मॉस्किटो सारे क्या है, वाटर में ही ब्रीड करते हैं। इसीलिए वी शुड चेंज द वाटर ऑफ कूलर्स, हमें क्या है, इसलिए जो कूलर का पानी है वो चेंज करते रहना चाहिए एंड जगह पे, जिन जगह पे पानी आपका स्टोर हो जाता है आपको उन्हें चेक करते रहना चाहिए सो दैट वहाँ पे पानी रुके ना, स्टेगनेंट ना हो। वाटर शुड बी कीप इन क्लोज कंटेनर, पानी को हमेशा क्लोज कंटेनर के अंदर ही स्टोर करना। नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज नाइट्रोजन साइकिल। एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ मेनी गैसेस, जैसे कि मैं पता है हमारा एटमॉस्फेयर काफी सारी गैसेस का बना है एंड जो मेन गैस है, अबंडेंट अमाउंट ऑफ गैस हमारे एटमॉस्फेयर में, दैट इज नाइट्रोजन, जो कि अराउंड 78% है ऑफ टोटल गैस। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन जो है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by the plant. अब इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इतना अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होने के बावजूद भी प्लांट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल कंपाउंड एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट हेयर। फिर इसीलिए क्या कुछ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं जो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं सॉइल के अंदर एंड उसके बाद उसे एक यूजेबल, एक सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है सो दैट प्लांट्स उसको सॉइल में से अपने रूट हेयर के थ्रू बाद में एब्जॉर्ब कर सके। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। इसके बाद इसी नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज करते हैं प्लांट प्रोटीन्स बनाने के लिए या बाकी कोई भी अदर कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए।
सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीजेस गिवन है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है। लाइक पोलियो। पोलियो क्या है? एक डिजीज है जो कि वायरस के थ्रू होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर एंड वाटर। देन मीजल। मीजल भी एक वायरस के थ्रू होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर। चिकन पॉक्स वायरस के थ्रू होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर और कॉन्टैक्ट। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के थ्रू होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर। टाइफाइड बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ट्रांसमिशन होता है वाटर के थ्रू। कॉलरा बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ट्रांसमिशन होता है वाटर और फूड। एंड हेपेटाइटिस बी अगेन वायरस के थ्रू होता है। ट्रांसमिशन इसका होता है वाटर के थ्रू। सो प्रिकॉशंस क्या हैं? कीप द पेशेंट कंप्लीट आइसोलेशन। जो पेशेंट है उसको कंप्लीट आइसोलेशन में यानी कि अकेले रखा जाना चाहिए। पेशेंट को हमें सेपरेट बेड पे रखना चाहिए। वैक्सीनेशन हमें एक सूटेबल एज में इन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके साथ साथ मेंटेन पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे हमेशा, या केवल जो प्रॉपरली कुक्ड फूड है उसे खाया जाएगा। ओके। एंड वाटर जो आप पियेंगे वो आपका बॉयल होना चाहिए। उसके लिए फिर उसके बाद अगेन वैक्सीनेशन दी जानी चाहिए। एंड हेपेटाइटिस बी में आपको हमेशा प्योरीफाइड या बॉइल्ड वाटर पीना है। एंड वैक्सीनेशन शुड आल्सो बी। नाउ सम कॉमन डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीजेस हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है? नंबर 1 वायरस। वायरस के थ्रू क्या होता है? फुट एंड माउथ डिजीज हो सकती है कैटल्स में। देन प्रोटोजोआ के थ्रू क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस इन पिग्स। पिग्स, हॉर्सेस, कैटल में स्लीपिंग सिकनेस होने लगती है। एंड बैक्टीरिया के थ्रू कैटल्स में एंथ्रिक्स नाम की डिजीज होती है। The next is some common disease caused by microorganism in plants. अब माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीजेज होती है? नंबर 1 सबसे पहले वायरस। वायरस के थ्रू डिजीज होती है येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी। ठीक है। एंड ये क्या? इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। देन वायरस। वायरस के थ्रू होता है टोबैको मोजाइक, जो कि क्लोथ या हैंड्स ऑफ वर्कर, वर्कर के कपड़ों से या हैंड्स के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। बैक्टीरिया के थ्रू होता है सिट्रस कैंकर, जो कि एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। एंड फंगाई के थ्रू रस्ट ऑफ वीट। वीट में रस्ट होने लगता है जो कि एयर और सीड्स के थ्रू ट्रांसमिट। नाउ एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीस प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ओके। सो जैसे कि अभी हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो क्या है जो एनिमल इन प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं। जब प्लांट्स ने क्या करा, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या जो कि सुइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करी गई, सॉइल में फिक्स करी गई। एंड प्लांट्स ने अपने रूट हेयर्स के थ्रू सॉइल में से उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके प्रोटीन्स या बाकी कंपाउंड में कन्वर्ट किया। अब वो एनिमल्स जो कि इन प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं वो इन्हीं प्रोटीन्स को क्या करते हैं? गेन करते हैं। एंड जो बाकी नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं उनको गेन करते हैं बाय ईटिंग दीज प्लांट्स। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, इसके बाद जब ये प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या मर जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट होते हैं, ये उस नाइट्रोजिनियस वेस्ट को नाइट्रोजिनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं सो दैट उसको प्लांट्स अगेन यूज कर सके। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस। इसके बाद कुछ और भी ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि इनके कुछ पार्ट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं, जो कि वापस हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है। सो द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। एंड इस तरीके से जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके। दे हैव गिवन यू और शोन यू द नाइट्रोजन साइकिल, right? That is the whole process which we have discussed in the previous page. Okay, so the chapter is completed over here. I hope you all must have understood the chapter very carefully. Let's meet very soon in the next class, and take care and thanks to everyone.